स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं और इससे अभ्यर्थी के ऊपर बात करने वाले हैं जिनकी मेधा कम बन रही है, यानी कि यूँ कहें कि 60, 62 या उससे भी कम अगर मेधा आपका बन रहा है और आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आपके मन में एक डर समाया होगा, जरूर डर लग रहा होगा कि इतने कम मेधा अंक पर हमारी नौकरी या हमारी जॉब शिक्षक में होगी या नहीं होगी। तो इसी के ऊपर कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी इस चैनल पर आवे तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए हम एक एक बात की चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे कम मेधा अंक वालों का भी जॉब हो सकता है शिक्षक में, यानी कि वो भी शिक्षक बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं वो सारी बात हम करेंगे। ये देखिए, ये जो पेपर कटिंग है ये चूंकि पुराना न्यूज़ है और पुराने न्यूज़ को ही लेकर हम आए हैं और इस बात को हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर कर रहा है विचार। और ये चूंकि पुराना न्यूज़ है, जब 6 फेज की बहाली आई थी तो उसी समय का ये न्यूज़ है। और ये जो है कह सकते हैं कि ये नियम जो है एक गजट, बिहार सरकार का जो गजट है शिक्षा विभाग का, उसमें ये पास हुआ था और उसमें कहा गया था कि महिला कोटे की जो खाली सीट बचती है उसको भरने के लिए उसी वर्ग के पुरुष, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि जनरल के जो पुरुष हैं और जनरल की जो महिला हैं, तो जनरल की महिला सीट अगर मान लीजिए खाली रह जाता है तो उस सीट पर पुरुषों की भी बहाली हो सकता है। इस पर विचार किया जा रहा था। ये पुराना न्यूज़ है और 6 फेज में ऐसा सोचा जा रहा था कि 6 फेज में भी ऐसा हो। लेकिन हुआ क्या कि यह जो न्यूज़ है यह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ 6 चरण में, और 7वें चरण में इसको लागू होना चाहिए। इससे महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनका भी तो जॉब होना निश्चित ही है, उनका जॉब हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर महिला कैंडिडेट अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसी सीट पर उसी कोटि के, संगत कोटि के पुरुष की बहाली हो, ऐसा होना चाहिए 7वें चरण में। आइए इस बात को हम एक डाटा के माध्यम से समझेंगे और आसानी से आप समझ पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण नीतीश सरकार जो है वो दे रखी है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें पुरुषों का तो फायदा होगा ही और महिलाओं का भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा उस बात को हम समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे कि 50% आरक्षण का मतलब है कि जितने सीट उस कैटेगरी में है उसका आधा सीट जो है महिलाओं को दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये जो डाटा लिया है एक उदाहरण के तौर पर लिया है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए अपने मन से एक उदाहरण लिया है और ऐसा अगर होगा तो 7वें चरण में कम मेधा वाले का भी नौकरी होना श्योर हो जाएगा। अब देखिए यूआर का जैसे है, अगर मान लीजिए यूआर का 50 सीट है, यूआर का टोटल अगर यूआर की बात करें तो 100 सीट है, ठीक है, इधर 50 और इधर 50, तो 100 सीट है, जिसमें से यूआर के लिए 50 सीट रखा जाता है और यूआर फीमेल को जो है यानी कि महिलाओं को 50 सीट दे दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब नियोजन प्रक्रिया चलती है यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है तो उसमें क्या होता है कि इस 50 में से क्या होता है, जैसे कि 50 महिलाएं हैं तो उसमें से 20 से 25 महिलाएं ऐसे होते हैं जिनका मेधा अंक ज़्यादा होता है और ये पुरुष की बराबरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इससे 25 जो महिलाएं हैं उनका जॉब जो है, नियोजन जो है इधर यूआर सीट पर हो जाता है। अब पुरुषों की संख्या भी मान लीजिए अगर 100 के करीब है तो अब इधर 25 महिलाएं इधर आके अपना सीट अगर ले लेती हैं मेधा अंक अच्छा होने की वजह से, और इधर चूंकि 50 ही महिलाएं हैं यूआर में तो 25 सीट इधर इन्होंने कब्जा कर लिया और उसके बाद 25 सीट ही मात्र बचता है, जिस 25 सीट पे जो है पुरुषों का हो जाता है। अब शेष जो पुरुष बचते हैं उनका चूंकि मेधा अंक कुछ कम है, जिसकी वजह से सीट ही नहीं रहता है यूआर में, तो वो वंचित हो जाते हैं बहाली से। लेकिन अगर ये रूल लागू होता है, महिला कोटे की खाली सीट पर अगर पुरुष को मौका दिया जाए
तो इधर जो आपका कह सकते हैं कि 25 इधर आ गए, तो 25 सीट जो इधर बचता है, तो 25 में 25 महिलाओं का तो इधर हो ही जाता है। उसके बाद पुरुष इधर बच जाते हैं। तो पुरुष जो बच जाते हैं, अगर उन पुरुषों को इन बचे हुए 25 सीट पर मौका दिया जाए यूआर वालों को, तो इनका भी कह सकते हैं कि बेला पार हो जाएगा और इनकी भी जॉब हो जाएगी, क्योंकि चूंकि कम मेधा अंक होने के कारण जो है इनका यूआर में इधर नहीं हो पाता, तो इधर बचा हुआ सीट जो है महिलाओं का वो खाली रह जाता है, जिसके कारण आप देखे होंगे कि बिहार का जो छठे चरण की बहाली हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि मात्र 42 से 45 हज़ार ही शिक्षक मिल पाए हैं और शेष 94 हज़ार में सीट खाली रह गया है। और वो खाली रहने का रीज़न यही होता है, क्योंकि महिलाओं का तो हो ही जाता है, इसमें अपने आरक्षण कोटि में तो उनका होता ही है, और दूसरा नंबर है कि वो इधर भी फाइट करके, अगर मेधांक अच्छा है तो इधर भी फाइट करके इधर भी अपना जॉब सिक्योर कर लेते हैं। बच जाते हैं पुरुष, तो वो जो पुरुष बच जाते हैं उनको अगर इधर जॉब दे दिया जाए तो उनका भी जॉब हो जाएगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी अगर मान लीजिए 10 सीट है, 20 सीट टोटल है, तो 10 सीट महिलाओं को दिया जाता है। और यही प्रक्रिया यहाँ भी होती है। ईबीसी में अगर 60 सीट है तो 30-30 करके बांट दिया जाता है और फिर यही प्रक्रिया। तो आई होप कि सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। जो अगर 60-62 भी मेधांक है, तो चूँकि अगर जो नियम है कि यूआर वाले जो हैं महिलाओं के सीट पर नहीं जा सकते हैं पुरुष, ईडब्ल्यूएस वाले जो पुरुष हैं वो ईडब्ल्यूएस फीमेल के सीट पर नहीं, तो इस तरह से नहीं जा सकते हैं की वजह से क्या होता है कि वो वंचित रह जाते हैं। अगर मान लीजिए सीट खाली जा रहा है, महिलाओं का तो हो ही जाता है, इधर भी होता है, और वो अपने आरक्षण कोटि में तो आते ही हैं, तो उनको कोई घाटा नहीं है इससे, लेकिन पुरुष को इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो ये नियम, ये इम्प्लीमेंट, अगर हम कह सकते हैं कि ये रूल अगर 7वें चरण में लागू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और 60-62 मेधा अंक वालों का भी होना सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि कोई सीट खाली नहीं जाएगा उसी कैटेगरी के पुरुष से उस महिला कैटेगरी का जो सीट खाली जा रहा है उस कैटेगरी में अगर पुरुष कैटेगरी को भर दिया जाए तो कम मेधांक वाले का भी हो जाएगा, और इस तरह से कह सकते हैं कि सीट जो खाली जाता है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको मैं फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और यही सारे कैटेगरी में होता है। अब इसमें क्या है कि SC ST वालों में भी ये जो इधर वाले जो हैं ये क्या करते हैं, ये सब में फाइट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जो हैं कैटेगरी वो ऊपर वाले कैटेगरी में सब में फाइट करेंगे, अपने कैटेगरी में तो फाइट करेंगे ही और ऊपर वाले में भी फाइट करेंगे। तो इस तरह से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर सीट नीचे से ही भरा जाए, कह सकते हैं कि SC ST वालों को पहले भर लिया जाए, उसके बाद SC BC EBC EWS और इस तरह से UR पर पहुंचा जाए, तो इस तरह से क्या होगा कि SC ST में जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो है सीट भर लेंगे। उसके बाद भी अगर बचते हैं तो SC वाले में फाइट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो है नीचे वाले कैटेगरी को भरना चाहिए। सरकार को ऐसा रूल लाना चाहिए, ऐसा नियम लाना चाहिए, और ऐसा जो है गजट में कहा भी गया है। आप यहाँ देख सकते हैं महिला कोटे के खाली सीटें भरने के लिए उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार कर रही है शिक्षा विभाग। तो ये विचार कर रही थी 6 फेज में, और ये गजट भी शायद पास हो चुका है, लेकिन 6 फेज में ये लागू नहीं हुआ। तो आई होप कि ये 7 फेज में लागू हो और इसका लाभ सभी पुरुष वर्ग के कैंडिडेट को मिल सके, और इससे महिला कैंडिडेट को कोई हानि नहीं है। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं का इधर तो हो ही जाएगा और इधर भी वो फाइट करके ले लेंगे, लेकिन ये महिला कैंडिडेट वाला जो सीट खाली रहता है उस पर पुरुष को मौका ज़रूर दिया जाए, ताकि ये सीट जो खाली जा रही है, इतना सीट ये खाली ना रहे और सभी का जॉब जो है, यानी कि सभी लोग शिक्षक बन पाएँ। तो सारी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो आज के वीडियो में यही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।